गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं 5 मिनट लेट हुआ हूं बस, तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। हाय, कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं? ऋत्विक, स्नेहल, निधि 505, अश्लेषा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम अभी इस सेशन में क्या करने वाले हैं? हम अभी इस सेशन में बात करने वाले हैं, लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखवाऊंगा। आप ही लोगों ने मुझे इसमें डिस्कस करके बताया था कि कौन कौन सी गलतियां इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अजय, धरती, हर्ष, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है कि खुद ही कमेंट लिखोगे आंसर में? मतलब इसका आंसर आप खुद ही बनाओगे कि मैं करवाऊं? ये मैं करवाऊं मतलब जो भी गलतियां हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी प्रीवियस क्लास में, बस उसके बेसिस पर वो कह रहा है कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 13 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बताइए जल्दी। धरती कह रही है कि वी विल डू एट आवर ओन। सर हो गया है, चेक करवा दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स आएंगे वो बात कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंटर्स हो जाएंगे वो बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंटर्स आएंगे सबसे पहले वो बात करेंगे। ठीक है ना? बैलेंस शीट ऑफ अप्रोप्रिएट लिमिटेड, लिखो फॉलोइंग presentation errors have been noticed. Following presentation errors have been noticed from the balance sheet of appropriate limited। सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन एरर मुझे हमें समझ में आया वो था शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड की ऐसी कोई हेडिंग उन्होंने डाली नहीं है, जबकि डालनी चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो पहली हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें हम लिखेंगे दिस हेडिंग इज नॉट बीइंग appeared in the balance sheet. All items
such as share capital, reserves and surplus should be presented under this heading, इस हेडिंग के अंडर होने चाहिए। क्यों, बाकी बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। बाकी स्टूडेंट क्या हैं? मैंने एक चीज पूछी कि मैं आपको करवाऊं कि नहीं करवाऊं, सिर्फ 2 बच्चों का जवाब आया। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा अंकल? तो ये पहली गलती है शेयर होल्डर्स फंड की। दूसरी गलती जो हमें दिख रही है कि इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो होता है वो फेस ऑफ बैलेंस शीट पे नहीं दिखता है। ESOP outstanding, ESOP outstanding ESOP outstanding is being shown on face of balance sheet. However, it should be shown under notes to reserves and surplus and not on face of balance sheet। जो ईसो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट के फेस में शो हो रहा है, जबकि हमें इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में शो करना चाहिए, फेस पे नहीं। प्रतीक, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तीसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, हमें ये अदर करंट लायबिलिटी में दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिखाना चाहिए। स्पेशली नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर दिखाया गया है, मतलब पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड दिखाया गया है। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, it should be shown as other current liability under the head current liability, under the head current liability, but wrongly presented on the face of balance sheet under equity। सर इक्विटी क्या होता है? ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है तुम्हारा।
तो नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब इक्विटी के होते हैं। हेड देख रहे हो तुम, हेड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी मतलब ये जो शेयर होल्डर फंड के सारे आइटम्स होते हैं उसको इक्विटी कहते हैं। तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल को इक्विटी के अंदर दिखा दिया है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड में दिखा दिया है, जबकि उसको हमें करंट लायबिलिटी में दिखाना चाहिए, अदर करंट लायबिलिटी के हेड में। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ठीक है। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल उन्होंने दिखाया तो सही है, बस हमें यह बताना है कि जब वो नोट्स में ट्रेड पेबल्स को दिखाएंगे तो उनको दो हिस्सों में क्लासिफाई करके दिखाना पड़ेगा। ट्रेड पेबल्स, अरे मेरी बात अभी तक आपको समझ में आ रही है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? टेल मी बेटा, अभी तक आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है इस पे? ट्रेड पेबल्स, under the separate note of trade payables under the separate note of trade payables it should be classified as under क्या, ट्रेड पेबल्स ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, और दूसरा ट्रेड पेबल्स अदर देन माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सर सीए इंटर बोथ ग्रुप्स एग्जाम गिवन इन नवंबर 20, लेकिन ऐसे ही आपका 2 मिनट से देख रहा हूं। अगर आपने आपका नाम इंडिया अप टू डेट है, मतलब ऑब्वियसली आपने अपना नाम नहीं दिखाया इसमें, जो भी आपका नाम है, थैंक यू सो मच, आप मेरे लेक्चर देख रहे हो। अगर इंटर के लेक्चर्स, अगर इंटर के एग्जाम दे दिए हैं नवंबर 20 में दोनों ग्रुप्स और लगता है कि बहुत अच्छे गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे फाइनल के 2-3 लेक्चर्स देखने चाहिए डेमो वाले, क्योंकि अगर लगता है कि पास होने वाले हो तो फाइनल की तैयारी करो, इंटर का देख के क्या कर रहे हो? बल्कि थोड़ी सी नॉलेज एनहांस हो जाएगी फाइनल का देख के। पार्थ फ्रॉम गुजरात, ओके पार्थ बेटा, अगर लगता है कि इंटर के इंटर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो तो फाइनल के लेक्चर्स देखो, ठीक है? फाइनल में मैं जितना अच्छा यहां पढ़ा रहा हूं उतना ही अच्छा फाइनल में पढ़ाता हूं, उससे मतलब बेसिकली कहने का मतलब अपनी नॉलेज इनहैंस करो। इंटर में देख रहे हो क्या मिलेगा, पास होने वाले हो तुम, 99.99% पास हो जाऊंगा बोथ, लेकिन तब भी अच्छा चलो कोई बात नहीं। असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट के अंदर फिक्स्ड असेट की जगह पीपी लिखना चाहिए था। फिक्स्ड असेट्स
फिक्स्ड असेट्स under non-current assets, under non-current assets, the heading named fixed assets should be presented in the name of property, plant and इक्विपमेंट्स। आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे दिखाना चाहिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप जानते हो मैं आपको ये क्वेश्चन का इतना सॉल्यूशन क्यों लिखवा रहा हूं। ऑल्दो मुझे यकीन है कि कुछ बच्चों ने लिखा होगा सॉल्यूशन, ठीक है, बस एक क्रॉस चेक कर रहे होंगे, बट इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया जो जनरेट हो जाए कि हाँ कैसे लिखा जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि सीए के बच्चे, व्हेन आई से सीए के स्टूडेंट, दैट मींस कॉमर्स और सीए के स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम पता है कहां होती है। प्रॉब्लम उनसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लो ना, धड़ल्ले से बता देंगे हाँ ये होता है, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, नॉट ऑल स्टूडेंट्स बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, सारे स्टूडेंट वहां पे आके ठहल जाते हैं। मतलब वहां जैसे ही हम बात करते हैं कि यार कुछ लिखना है या फिर कम्युनिकेशन करना है, तो वहां हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हम वहां अपने कॉन्फिडेंस में मात खा जाते हैं और हमसे आगे बाकी फील्ड के बच्चे निकल जाते हैं। ऋत्विक सर, आंसर ऐसा ही लिखना है। हाँ, मतलब ऐसे मैंने कोई रट के नहीं लिखवाया, मतलब बेसिकली कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए। अब आप थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश में ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, अलग है, कंक्लूजन ऐसा ही होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स हो गया। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडिंग कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इसको 6th पॉइंट दे देते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस is a subline item of PPE and should be presented under PPE. However, capital work in progress, sorry, capital advance is an item to be disclosed under the heading कहाँ गया वो, इसमें लोन्स एंड एडवांस नहीं है क्या, है ही नहीं,
under the heading long term loans and एडवांस। शहाबुद्दीन ने एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है कि सर क्या आप कंप्लीट क्लासेस लाइव दोगे? गाइज, जो मेरी लास्ट रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मैं बात कर रहा हूं जो मेरी लास्ट रिकॉर्डेड पुणे में जो लास्ट रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जिनमें मैंने बच्चों के साथ में क्लास ली थी रेगुलर, आई कंसिडर दैट क्लास इज अ वेरी गुड क्लास, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है बच्चों के साथ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट कि मैं जो भी कुछ मुझे नया डेवलपमेंट लगा है मेरे अंदर, हर टीचर ये कोशिश करता है कि वो जो अपनी अगली रिकॉर्डिंग करेगा वो बेटर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। दो बातें बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात, जो पिछली मेरी रिकॉर्डेड क्लास है वो फेस टू फेस स्टूडेंट्स के साथ जो रिकॉर्ड की गई थी वो बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड की गई थी। पहली बात, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने छोड़ा था। सो कायदे से मैं एक उसमें हूं कि मुझे वो रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करनी है आफ्टर प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग लाइव क्लासेस। बट एट द सेम टाइम हर टीचर ये कोशिश करता है कि यार वो अगला बैच जो भी ले वो और बेटर प्रेजेंट करके दे, उसमें और एडिशंस करके दे। सो एट दिस मोमेंट आई एम लाइक, ऐसा है कि हम YouTube पे तो जो लाइव क्लासेस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, वो तो ऑब्वियसली करने वाले हैं। क्या मैं बाकी की क्लासेस पुरानी रिकॉर्डेड दे दूंगा? द आंसर इज क्लियर कट। ऐसा नहीं है कि बाकी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड दे दूंगा, ऐसा नहीं है। इट वुड बी लाइक कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे मैं उनको लाइव ही लूंगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। मतलब ये जो क्लासेस YouTube पे चल रही हैं मेरी, ये तो स्टार्टिंग के 15 से 20 सेशंस या 25 सेशंस, जो भी 25% कोर्स मैंने वादा किया है कि आपका रिजल्ट से पहले कवर अप करवाऊंगा, वो मैं वादा अपना कंप्लीट करूंगा, जो कि YouTube पे ही रहेगी। अब जो बच्चे डिटरमाइंड हैं कि हमें तो जय सर की क्लासेस लेनी है या फिर जय सर से ही पढ़ना है, तो वो बच्चे आज मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि मैं जो लाइव लेक्चर्स ले रहा हूं YouTube पे तो ले ही रहा हूं स्टार्टिंग का 20 से 25% कोर्स। उसके बाद आई विल शिफ्ट माई क्लास, लाइव क्लासेस ही, आई विल शिफ्ट माई लाइव लेक्चर्स टू द सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म, नॉट ऑन YouTube। मैं YouTube पे नहीं लूंगा, फिर मैं सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे लूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म? सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म मतलब हमारा वी स्मार्ट का खुद का सॉफ्टवेयर होगा। जैसे आप अभी हमारे लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, आप चैट कर पा रहे हो, वैसे ही सेम टू सेम प्रॉपर इसी तरीके से होगा। बस वो YouTube नहीं होगा, वो वी स्मार्ट अकेडमी का सॉफ्टवेयर होगा। वो वी स्मार्ट अकेडमी की ऐप होगी जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। आपको एक सीरियल की दी जाएगी, आप उस सीरियल की के बेसिस पे ही हमारी लाइव क्लासेस देखेंगे। साथ ही साथ वो लाइव क्लास अगर किसी की छूटती है, किसी का मिस होता है कोई लेक्चर, तो उसको 100% बैकअप तो दिया ही जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं बाकी का रिमेनिंग 75% कोर्स भी क्या लाइव लेने वाला हूं? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अभी बनाई नहीं है। मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि मैं 75% पूरा लाइव करवाऊंगा, मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरा रिकॉर्डेड दूंगा। इतना मुझे पता है कि आउट ऑफ रिमेनिंग 75% पोर्शन मैं कुछ टॉपिक्स लाइव और भी लूंगा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे। जो टॉपिक मुझे लगता है कि लेस इंपॉर्टेंट है, कम है इंपॉर्टेंट, उनका शायद मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूं, राइट। सो ये एक बात आप सबके साथ इस लाइव लेक्चर के माध्यम से मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि जय चावला आपको कौन सी क्लासेस दे रहा है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं 100% इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में। अब अगर मैं पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो मुझे पता है कि आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे।
तो मेरा फाइनल आपको जो ये आंसर था उसको समझ लीजिए, स्टार्टिंग के 20 to 25% कोर्स विल बी लाइव ऑन यूट्यूब, remaining 75% course, out of this remaining 75% course, tentatively 50% will be taken again live on vSmart software secured platform, but that secured platform can be joined only after paying required fees. कुछ टॉपिक्स जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं या बहुत इजी हैं, उनको मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा वो वाली क्लास का। सर वो पूरा ही क्यों नहीं लाइव दे रहे हो? मैं पर्सनली मानता हूं कि बच्चों को थोड़ा सा मैं फेस टू फेस क्लास का फील देना चाहता हूं। जो वो फेस टू फेस क्लास हुई थी ना, मैं उसका थोड़ा सा फील देना चाहता हूं, बट एट द सेम पॉइंट मेरे को पता है कि मुझे आपको जो अभी पढ़ाना है, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, वो मैं ऑब्वियसली कोशिश यही करता है हर फैकल्टी, यार ये फैक्ट है कि मैं पिछली बार से बेटर करूं। आप अपने आप को ले लो, आप कोई भी जब काम सेकंड टाइम करते हो तो आपके माइंड में यही होता है कि मैंने पहली बार जितना अच्छा किया उससे अच्छा ही दूं, ठीक है? ऋत्विक तयाल ब्लेंडेड बैच कह रहे हैं, यस वी कैन से ब्लेंडेड बैच, बट मोर ओवर इट वुड बी लाइक लाइव लेक्चर्स ज्यादा होंगे, कोशिश यही होगी कि लाइव लेक्चर्स ज्यादा होंगे और पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स थोड़े से कम होंगे। स्मिता कौर, सर सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म को कैसे सब्सक्राइब कैसे करना है? वो सब्सक्राइब वही बच्चा कर पाएगा जिसने हमारी क्लासेस परचेज की होंगी, जिसने हमारी लाइव लेक्चर्स की क्लासेस को परचेज किया होगा, चाहे अभी नहीं चाहे बाद में, जो कि आपको हमने वेबसाइट पे बताया था, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था, तो उसको बताया जाएगा आगे। उसके लिए अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लाइव क्लासेस, अगर आपने सीधी बात है क्लासेस को परचेज किया है, तो आप उस सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म को अपने आप ज्वाइन कर पाओगे। उसके लिए आपको बताया जाएगा आगे की क्लासेस में, वो मैं आगे 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 बताऊंगा। उसमें अभी समय है, क्योंकि अभी रिजल्ट तक हमारा 25% कोर्स होना है। और आप ये जानते हो कि ये रिजल्ट तक 25% कोर्स क्यों दिया जा रहा है आपको? बहुत सारे बच्चे इसको गलत लेने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों में ऐसा है कि अरे वी स्मार्ट तो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। बेटा वी स्मार्ट आज इंडिया का नंबर 1 एकेडमी है सीए में, मैं ये बोल सकता हूं। मैं बोला एकेडमी, मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि नंबर 1 टीचर, नंबर वन। ये नंबर 1 टीचर नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर 1 एकेडमी है। आप कोई भी एकेडमी देखो जहां पर इतनी बड़ी टीम आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, वो भी लाइव लेक्चर्स के लिए नेशनल लेवल पे। तो हमें ना यहां पर ये चीज नहीं है कि यार हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, हम अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइम इंटेंशन क्या है? प्राइम इंटेंशन है बच्चों को लाइव क्लासेस का फील देना, रिजल्ट तक उनको इस टेंशन से मुक्त करना कि भाई तुम आगे की सोचो बिना कुछ भी पे किए हुए। क्योंकि बच्चों में एक सबसे बड़ा बर्डन ये होता है कि मैं रिजल्ट तक फीस कैसे पे कर सकता हूं, हो सकता है मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो वो दिमाग से टेंशन निकलवा के पढ़ाई करवाना, ये हमारा मेन इंटेंशन है। अब अगर आप बोलोगे सर इसके पीछे मार्केटिंग भी तो हो रही है, हाँ हो रही है, तो उसमें तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? अगर मैं और मेरी पूरी टीम वी स्मार्ट अगर बच्चों के लिए सोच रही है और उसमें सेकेंडरी हमारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है, तो तकलीफ क्या है? अगर हम किसी के लिए सोच रहे हैं तो अपने लिए भी तो सेकेंडरी सोच सकते हैं ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद सही बोल रहा हूं, आपको भी समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सर मैंने आपकी क्लास जुलाई में परचेज की थी, सो सर उसमें रिकॉर्डेड क्लास होगा ना? बेटा ऑब्वियसली लाइव क्लास तो अभी 4 दिन हुए शुरू हुआ है, तो इससे पहले अगर आपने कोई ऑलरेडी क्लास परचेज की तो रिकॉर्डेड ही होगा ना बेटा, और कौन सी क्लास होगी? चलो, तो ये था आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आगे बढ़े। ट्रेड रिसीवेबल्स सेम पॉइंट आएगा करंट में जो दिख रहा है।
ट्रेड रिसीवेबल्स, बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स का पॉइंट ना मैं रिपीट नहीं करूंगा, सेम आ जाएगा यहां पर, सेम पॉइंट आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स का यहां पर, ट्रेड पेबल्स और ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। कर लोगे ना ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कर लोगे ना, सेम पॉइंट वही एमएसएमई करके। फिर डेफर्ड टैक्स असेट डीटीए, डीटीए हैज बीन wrongly presented, DTA has been wrongly presented, DTA has been wrongly presented under the head current assets. It should be a part of current non-current assets and presented accordingly. And presented accordingly. ठीक है, एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। डेफर्ड टैक्स हो गया। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एज पर डिवीजन 1 शेड्यूल 3 डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट should be a part of reserves and surplus, and must be presented as negative surplus amount under the heading reserves and surplus. That's it, हो गया बेटा। सो ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, अभी जितने भी बच्चे लाइव दिख रहे हैं मेरे सामने, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, सिर्फ मुझे एक चीज का एक सवाल का जवाब देना। आप में से वो कौन से बच्चे हैं जो ऑन अ सीरियस नोट पर अपनी ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं बिना रिजल्ट का सोचे हुए? सीरियस नोट पर। सीरियस नोट का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे आगे कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट 25% कोर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है मुझे तो वो अच्छे से देखना है बिना ग्रुप 1 के रिजल्ट का सोचे हुए। कौन से ऐसे बच्चे हैं? रेज योर हैंड, ताकि मुझे भी तो यार, देखिए सीधी बात है, पढ़ाने वाले को पता होना चाहिए कि उसका स्टूडेंट कौन है। वो पढ़ाते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसका स्टूडेंट कौन है, तो फिर कैसे चलेगा दीदी? 1 2 3 बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है सर? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। 4 5 6 7 शहाबुद्दीन ऋत्विक, ठीक है। 7 8 9
शाहबुद्दीन, ऋत्विक, स्नेहल, ऋत्विक ने 2 बार बोल दिया। एक ही बार लिखो हाँ, ताकि मैं गिनता जाऊं। 9, 10, 11, 12। अ टीचर शुड नो कि उसके स्टूडेंट उसको कौन सुन रहे हैं। अगर स्टूडेंट के पास अधिकार है क्लासेस देखने का, तो टीचर के पास भी अधिकार है ये पता होने का कि उसके स्टूडेंट्स हैं भी कि नहीं है। ऐसे नहीं कि वो सुबह सुबह आके मैं क्लासेस देते जा रहा हूं और आप ऐसा तो नहीं कि मेरे मुझसे जो पढ़ रहा है वो ऐसे ही बस टाइम पास, चलो कभी नींद खुल गई तो पढ़ लिया, नहीं नींद खुली तो नहीं पढ़ा। ऐसे वाला सिस्टम नहीं कि हाँ हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। 10 बेटा एक ही बार रेज हैंड करना है बेटा, बार बार मी और हैंड रेज नहीं करना है, नहीं तो मैं डबल गिन लूंगा। 12 के बाद 13, 14। डबल बार हाथ ऊपर मत करो। लगभग 15 बच्चों के, मतलब कुछ डबल बार कुछ बच्चों ने किया है, बट टेंटेटिवली 15 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर सेइंग दैट दे आर एक्चुअली सीरियस विद दिस क्लासेस। बट लाइव स्टूडेंट्स मुझे उससे ज्यादा दिख रहे हैं। दैट मीन्स आई कैन से 15-16 आई कैन से कि बाकी स्टूडेंट्स एक्चुअली वो खुद जानते हैं कि यार नहीं पता नहीं हम कंटिन्यू करेंगे भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो स्टूडेंट ना देखें, आपकी मर्जी आप देखो ना, बट बस मुझे अपने लिए जानना था। मैं उस पर कुछ ये कमेंट नहीं करूंगा कि हाँ कितने बच्चे देख रहे हैं बाकी मत देखो, बाकी ऐसा वैसा। मैं क्यों रोकूंगा, मैं रोकने वाला बिल्कुल नहीं हूं, बट मुझे पता था, पता होना चाहिए, दैट्स इट। मैंने इसीलिए पूछा कितने लाइव हैं, ज्यादा ही लाइव हैं, बट कितने लोगों ने अपना हैंड रेज किया है, मतलब कितने लोगों का डिटर्मिनेशन है कि वो सीरियस पढ़ रहे हैं। तो वो लगभग 16-17 स्टूडेंट्स आर देयर who are serious with me at this point of time in this class and I feel very good कि चलो ठीक है, मैंने बोला हुआ है कि मेरे सामने अगर एक स्टूडेंट भी सीरियस होगा तो मैं एटलीस्ट बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो सर इसका बैलेंस शीट का रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी चाहिए क्या? अगर बनाते हो तो बहुत अच्छा है, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला है, पर अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है। सर ये क्वेश्चन का कितना वेटेज होना चाहिए? अगर वो आपसे रिवाइज्ड बैलेंस शीट पूछ लेगा ना तो इस क्वेश्चन का वेटेज बन जाएगा लगभग 10 मार्क्स। पर अगर आपसे वो वेटेज नहीं पूछ रहा है, सॉरी बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता है 10 मार्क्स से थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है 6 मार्क्स 7 मार्क्स हो जाए। ठीक है, अच्छा नाउ अब तुम आ जाओ, तुम कहीं मत आओ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एक चीज, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट चीज। ये है, मुझे देखना पड़ेगा, यहां मैं मार्क कर देता हूं ताकि मुझे पता रहे। 233, ठीक है बेटा, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है समझते हो? एनुअल रिपोर्ट क्या होती है समझते हो? अतुल शर्मा, यस यस ठीक है, मैंने आपको भी गिन लिया। बॉस ये है रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट, कुछ कुछ बातें जो आपको बताना जरूरी है।
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब मुकेश अंबानी जी की कंपनी। 23 जून 2020 को ये रिपोर्ट इशू हुई। मैंने इस रिपोर्ट को कहां से डाउनलोड किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट से, BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। इफ यू डोंट नो हाउ टू डाउनलोड, मैं आपको बता दूंगा आज के लेक्चर में। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, FM में जो अपने टीचर हैं मोहित जैन सर, जहां तक मुझे पता है वो तो BSE की वेबसाइट और पहले दिन ही बता देते हैं कि भाई देखो कैसे क्या होता है, क्योंकि उनका एक तरीका पढ़ाने का प्रैक्टिकल अप्रोच मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो प्रैक्टिकली बताते हैं कि यार BSE की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, उन्होंने दिखाया होगा आई थिंक आपको। तो अगर आपको एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये BSE की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। ये रिलायंस इंडस्ट्री ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एनुअल रिपोर्ट सबमिट की गई है, ठीक है। क्या है भाई? इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर 1920 की एनुअल रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री ने सबमिट की, इंक्लूडिंग नोटिस ऑफ AGM। नोटिस ऑफ AGM कोई सेक्शन बोलेगा? मैं लॉ का टीचर नहीं हूं पर फिर भी नोटिस ऑफ AGM सेक्शन बोलो। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE को भी रिपोर्ट सबमिट की गई। क्यों? क्योंकि रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो उस कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है उस स्टॉक एक्सचेंज को। जल्दी बोलो, नोटिस ऑफ AGM। अच्छा मैं आपको बता दूं, मुझे सेक्शन नहीं पता, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, मुझे लॉ में इंटरेस्ट शुरू से नहीं था। मेरा सबसे बेकार जो मुझे सब्जेक्ट्स लगते थे वो ऑडिट और वो लॉ ही लगते थे। लॉ फिर भी ठीक ठाक लगता था, ऑडिट मुझे सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। लगता था कि 40 मार्क्स आ जाएं, बाकी सब्जेक्ट्स में रिकवर कर लूंगा। तो मुझे थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। लॉ का मुझे नोटिस ऑफ AGM का सेक्शन नहीं पता। 101, 102, 96 कुछ 101 बोल रहे हैं, मैक्सिमम 101 बोल रहे हैं, पर कुछ लोगों ने 102 और कुछ लोगों ने 96 बोला है। चलो ठीक है, देख लो अपने हिसाब से, लड़ लो कौन सा सेक्शन है। चलो देखो ये क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट इंक्लूडिंग नोटिस इज आल्सो अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट एंड कैन बी एक्सेस्ड एट दिस। लिंक दे दिए, मतलब आप पता है आपको कि हर कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट BSE को सबमिट करने के साथ साथ ये बताना पड़ता है कि हमने यही एनुअल रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किया और आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ताउरी सर गुस्सा मेरे पे क्यों गुस्सा करेंगे? ताउरी सर को तो बोल के मैंने बोला था तो एक बार, तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे अरे सर आप मुझसे पढ़ लेते। सही बात है, मैं उनसे पढ़ लेता। अच्छा ये रिपोर्ट किसने सबमिट की है? कुछ कुछ बातें जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किसके सिग्नेचर होते हैं एनुअल रिपोर्ट पे, कौन दे रहा है। तो बता दूं मैं आपको, योर्स फेथफुली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सावित्री पारेख, ज्वाइंट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ये एनुअल रिपोर्ट पे सिग्नेचर किसके हैं? ज्वाइंट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर के। ये कंपनी सेक्रेटरी है इस रिलायंस कंपनी की। अब आप ऑफेंडेड फील मत करना कि सर CA के साइन क्यों नहीं है इस नोटिस पे, मतलब ये जो सबमिशन होता है, ये सबमिशन पे CA के साइन नहीं होते। CA इज कंसीडर्ड एज अ आउटसाइड पार्टी। किसी भी कंपनी का जो CA होता है, ऑडिटर होता है, आई एम नॉट सेइंग CA, किसी भी कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो एक आउटसाइड पार्टी है, वो थोड़ी बताएगा। CS उस कंपनी में ही रखा गया है। CS की एक लिमिट होती है, शायद आपको इंटर में या फिर फाइनल में पढ़ाया जाता है कि कंपनी का कुछ नेटवर्थ या पता नहीं कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उसके बाद कंपनी को CS रखना जरूरी होता है, ठीक है। चलो तो ये पहला पेज था, ठीक है भाई। अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का रजिस्टर्ड ऑफिस पता करना है तो ये है रजिस्टर्ड ऑफिस, 3rd फ्लोर, मेकर चैम्बर्स, 4th 222 नरीमन पॉइंट, मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो नरीमन पॉइंट में है। अच्छा इनके फोन नंबर भी लिखे हैं, चाहो तो उनको फोन लगा के तंग करते रहो,
अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो तंग करते रहो। चलो दूसरा पेज देखो क्या है, कॉपी टू। रिलायंस ने यही अपनी एनुअल रिपोर्ट किस किस को दी है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में है, उसके अलावा रिलायंस कंपनी के शेयर्स इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। देखते हैं कहां कहां लिस्टेड है। एक सेकेंड, द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज कहां का है बॉस, ये लग्जमबर्ग का है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, टाइपाई स्टॉक एक्सचेंज, टाइपाई कहां का है, ताइवान। ताइवान एक छोटी सी कंट्री है, चाइना के आसपास आपको दिख जाएगी, चाइना के आसपास है ताइवान करके कंट्री। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, एनएसडीएल, एनएसडीएल को भी सबमिट किया गया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल। द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, बैंक को भी जमा किया गया है। क्यों सर, क्योंकि बैंक से लोन लिया गया होगा। केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अब सर इसको क्यों जमा किया गया है, अब उसका तो हमें आगे मालूम पड़ेगा कि क्यों जमा किया गया है। केफिन टेक्नोलॉजीज कौन है, आई डोंट नो। तो इतने लोगों को जमा की गई है। चलो सर मुद्दे पे आओ। ये उन्होंने अपना फ्रंट पेज दिखाया है भाई रिलायंस ने कि हम सभी प्रकार के लोगों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। नए इंडिया का नया जोश, ये श्री धीरू भाई अंबानी साहब, फाउंडर चेयरमैन, आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। नए इंडिया का नया जोश। अब क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट ना 300 to 400 पेजेस की है। क्या मैं आपको सारे के सारे 300 to 400 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट पढ़वाऊंगा, पागल थोड़ी हो गया हूं ना। आप पढ़ोगे, सभी लोग भाग जाओगे, बोलोगे छोड़ो यार आज का लेक्चर ही बेकार है। तो मैं आपको सारे पेजेस पे नहीं लेके जाने वाला। ये मोटा भाई, ठीक है ना, ये हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी साहब। हाँ ये पेज पे आ जाओ, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब आपको कुछ कुछ आपने वर्ड्स सुने होंगे। मोटा भाई कौन है, मोटा भाई हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन भी है एमडी भी है। नीता मैम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये वर्ड आपने सुना होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लॉ पढ़ते हुए आई थिंक। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर कुछ वर्ड से जुड़े हुए कुछ सेक्शन याद आ रहे हैं तो जरूर लिख लेना। अब आप देखोगे कुछ कुछ लोग, आपने नाम तो नहीं सुने होंगे पर मैं बता रहा हूं उनकी उपाधि क्या है। नॉन एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब ये भैया मेन आदमी है कंपनी का, ठीक है ना, कंपनी का मेन आदमी है निखिल आर मेसवानी। नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव श्री हितल आर मेसवानी, मेसवानी ये मेसवानी ब्रदर्स लग रहे हैं। फिर श्री पीएमएस प्रसाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पवन कुमार कपिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब और नॉन एग्जीक्यूटिव। इनकी कौन कौन सी कमिटी बनाई गई है, एक ऑडिट कमिटी, एक स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी, एक सीएसआर कमिटी, ह्यूमन रिसोर्स कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ सेफ्टी कमिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। इतने सारी कमिटीज, वाह। अरे भाग तो नहीं गए बाकी बच्चे। सर फोटो के नीचे एमएम क्यों लिखा है बेटा, एमएम इसलिए लिखा है, एम मींस मेंबर, और ये मेंबर किस किस कमिटी में है उसके कलर्स यहां पर है। जैसे मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है थोड़ा सा, मैं बता दूं, जैसे ये ब्लू कलर है, अगर मेरे हिसाब से ये ब्लू है तो यहां ये ब्लू कलर ये रहा ह्यूमन रिसोर्स। तो ये जो पाजी हैं हमारे रमिंदर सिंह गुजराल, ये जो पाजी हैं हमारे, ये मेंबर हैं ह्यूमन रिसोर्स नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी के। तो उसमें उन्होंने ब्लू एम और यहां ये ब्लू कलर लगा दिया है, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए होगे कि देखो अलग अलग कलर के एम है, यहां अलग एम है, यहां अलग अलग एम है। ये देखो भाई सी एम एम एम, मतलब ये भाई साहब सी भी हैं, मतलब उस कमेटी के चेयरमैन होंगे ये। बेसिकली जो ये मेसवानी साहब हैं ये सी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। तो सी ये जो कौन सा कलर है, ये कलर मुझे लगता है ये वाला है, मेरे को कलर का नाम लेना नहीं आ रहा है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, ठीक है ऐसा। नए इंडिया का नया जोश, ये बार बार वही वाली टैगलाइन बता रहे हैं,
ठीक है। जियो प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने क्या क्या किया है और आगे करके इन्होंने क्या क्या करने वाले हैं। क्या होता है एनुअल रिपोर्ट, इसको इन्होंने इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट क्यों बोला है? क्योंकि इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, आगे कंपनी के कौन कौन से प्लान्स होंगे वो सब, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। अब मुझे लगता है कि बाकी सब स्टार्टिंग का फालतू है, आपके लिए काम का फिलहाल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। इनको भाई साहब को जानते हो आप? इन दो भाई साहब को जानते हो? हालांकि नाम लिखा है, मैं नाम छुपा देता हूं। इन दो भाई साहब को जानते हो क्या आप? थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। और इन मैडम को भी, इन मैडम को भी अभी 2-4 दिन पहले एक मीम आया था, वो मुकेश अंबानी जी को ग्रैंडसन हुआ है ना, तो अभी मीम आया था कि उनका ग्रैंडसन ऐसे करके बोल रहा है व्हेन ही नोज हिज ग्रैंडफादर इज मुकेश अंबानी। तो मतलब वो बिल्कुल ऐसा करके मीम आपने देखा था। कौन है ये मैडम? कौन है ये दोनों भाई साहब? इन मैडम का नाम है ईशा अंबानी, नाम तो सुना ही होगा, है ना? शाहरुख खान का नाम सुनो ना सुनो, भैया इनका जरूरी है नाम सुनना। इन भाई साहब का नाम है आकाश अंबानी, इन भाई साहब का नाम है अनंत अंबानी। ये भैया मोटे थे पहले, अब पतले हो गए, अब इन्होंने बढ़िया अपना मेंटेन किया है अपनी बॉडी को अच्छे से, पहले ये मोटे थे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको अपनी रिपोर्ट दिखानी है जिस पर्पस से, मैं उस पर्पस को जल्दी से जल्दी आगे लेना चाहता हूं। मुझे पहुंचना है पेज नंबर आई थिंक 233 पे। अच्छा ये देख लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑन मार्च 31, 2020। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? कंपनी बता रही है, एक्चुअली क्या होता है, कंपनीज एक्ट और शेड्यूल 3 कहता है कि आपको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना जरूरी है। उस पर स्पेशली उन शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है जिन शेयर होल्डर्स के पास 5% या 10%, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कंपनी लॉ का पॉइंट है 5% या 10% से ज्यादा शेयर्स हैं जिसके पास, आपको उनको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो ये रिलायंस कंपनी बता रही है कि हमारे जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी का प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप, जिसमें मुकेश अंबानी भी आते होंगे, नीता अंबानी और भी लोग जो प्रमोटर हैं, उनके पास 52% शेयर हैं जो कि प्योर इंडियन है। फॉरेनर के पास एक भी शेयर नहीं है। मतलब रिलायंस कंपनी में कोई फॉरेनर कंपनी प्रमोटर है ही नहीं, कोई फॉरेन कंपनी ने पैसा लगाया ही नहीं है, लगाया भी होगा तो वो प्रमोटर तो नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? सॉरी 52% नहीं, 52 नंबर्स हैं, ये नंबर लिखा हुआ है 52 नंबर्स, परसेंट नहीं, सॉरी। परसेंट कितना है? परसेंट है 48.87, परसेंट है 48.87। और दूसरा क्या है? पब्लिक शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग में तो उन्होंने नंबर्स बता दिए, इतने लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। पब्लिक जैसे मैंने भी रिलायंस में लगाया, मैंने 20 शेयर खरीदे रिलायंस के, हो सकता है आप में से भी किसी ने खरीदे हो। तो 26,32,119 इंस्टीट्यूशंस, नॉन इंस्टीट्यूशंस मिला के, तो ये 48% पब्लिक
पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और बाकी शेयर्स हेल्ड बाय कस्टोडियन एंड अगेंस्ट विच डिपॉजिटरी रिसीट्स हैव बीन इशूड, और कुछ शेयर्स इनके पास, इनके जो हैं वो कस्टडी में है, कितने परसेंट, 2.39%, एक ही एंटिटी के नाम से, अरे वो डिपॉजिटरी के नाम से। तो कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज में मोटा मोटा अगर देखें तो 48 या 49% शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स हैं, और सेम 48-49% शेयर होल्डर्स पब्लिक है। एक आध 2% लगभग आपका जो है वो कस्टडी में शेयर्स रखे हुए हैं। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ता है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, नो डिस्क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो उस कंपनी का होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि हमारी कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, या जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक सर्टिफिकेट दिया गया है कि भैया ये डायरेक्टर्स जो हैं, जितने भी 14 डायरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है, टेंशन मत लो। मुकेश अंबानी जी कंपनी के डायरेक्टरशिप में कब आए थे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 1977, मतलब मुकेश अंबानी जी ने कंपनी में इंटर किया था 1 अप्रैल 1977 को। सबसे पुराने यही दिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गई तुम्हारे काम की चीज। नहीं, ये काम की चीज नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑन कंप्लायंस विद कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, छोड़ दो, ये काम की चीज अभी छोड़ो। मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट पे आ रहा हूं मैं। ये बोर्ड रिपोर्ट चल रही है, हाँ ये तुम्हारे काम की चीज आ गई। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, इसमें ऑडिटर रिपोर्ट लगी हुई है, बैलेंस शीट लगी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लगा हुआ है, चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक तरीके से एक वर्किंग नोट होता है जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस को दिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से, मतलब वो सीधा मान लो कि नोट्स टू अकाउंट्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बाकी अदर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आपके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी ऑडिटर रिपोर्ट आ गई बॉस, ये आ गई ऑडिटर रिपोर्ट, आप लोगों के काम की चीज। आगे चल के आपको भी ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, जॉब वालों को मौका नहीं मिलता साइन करने का, हाँ बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आगे चल के सिग्नेचर ऑडिट रिपोर्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वैसे रिपोर्ट डिजिटली साइंड होती है आजकल। तो ये ऑडिट रिपोर्ट चल रही है। मैं आपको ये बता देता हूं कि कंपनी के ऑडिटर्स कौन कौन से हैं। ये हैं कंपनी के ऑडिटर्स, देख के ही घबरा जाओगे, चार अलग अलग ऑडिट कंपनीज हैं इस रिलायंस की। पहली कंपनी डीटीएस एसोसिएट एलएलपी, दूसरी कंपनी एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी, तीसरी टीपी ओस्टवल, विक्रम कुमार पंसारी, नहीं सॉरी 4 नहीं है, 2 ही हैं एक्चुअली। डीटीएस एसोसिएट एलएलपी उसका पार्टनर है टीपी ओस्टवाल, और एसआरबीसी एंड कंपनी उसके पार्टनर है विकास कुमार पंसारी। 2 हैं, 2 ऑडिटर हैं कंपनी के, 2 डिफरेंट ऑडिटर्स हैं, डीटीएस एंड एसोसिएट एलएलपी और एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी। कहां से हैं सर? मुंबई से हैं, दोनों फॉर्म्स मुंबई से हैं। ठीक है, किसी को आर्टिकलशिप अगर करनी हो मुंबई से तो इन कंपनीज में अप्लाई कर लेना, हो सकता है शायद रिलायंस का काम देखने को मिल जाए। कंपनी का नाम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नोट कर लो।
अब आते हैं बेटा ये बैलेंस शीट पे। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। आपको याद है मैंने आपको शेड्यूल 3 में राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ाए थे। आपको मैंने शेड्यूल 3 में राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ाए थे। हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। ये देखो रिलायंस ने राउंड ऑफ किया है रुपीज इन क्रोर्स में। रुपीज इन क्रोर्स में रिलायंस ने राउंड ऑफ किया है। मैंने आपको यह भी पढ़ा था शेड्यूल 3 में कि जब भी हम करंट ईयर की बैलेंस शीट P&L बनाएंगे तो हमें कंपैरेटिव भी दिखाने होते हैं साथ साथ पिछले साल के। तो देखो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, मतलब कंपनी ने कंपैरेटिव भी दिखाए पिछले साल के। कंपनी की बैलेंस शीट में ये नोट्स दिख रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले असेट्स दिख रहे हैं और फिर नीचे दिख रहा है, यार ये स्लो चल रहा है बहुत, फिर नीचे दिख रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर असेट ऊपर क्यों है, इक्विटी एंड लायबिलिटी नीचे क्यों है? बेटा इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी है ये कंपनी डिवीजन 1 फॉलो नहीं कर रही, ये कंपनी डिवीजन 2 फॉलो कर रही है। मतलब रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो इंड एस के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट और P&L बनाती है, और इंड एस के हिसाब से पहले असेट आता है फिर लायबिलिटी आता है। तो बिल्कुल टेंशन यहां पर वो मत सोचना कि आपको गलत पढ़ाया गया है या ये कंपनी ने गलत बैलेंस शीट बनाई है। आपको सही बनाया गया है और इस कंपनी ने भी सही बनाई है, इसने डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग बनाई है। तो पहले असेट दिख रहे हैं। ये देखो ध्यान से, कुछ कुछ वर्ड्स देखो आप ध्यान से, आपको दिख रहे होंगे जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिन वर्ड्स के बारे में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, अदर नॉन करंट असेट्स, ये सब दिख रहा है। इन्वेंट्रीज करंट असेट्स में, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह वगैरह। चलो ये डिवीजन 2 का फॉर्मेट है। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो डिवीजन 1 का फॉर्मेट पढ़ा है। मैंने बोला था कि थोड़ा चेंजेस हैं। सर बता दो ना बैलेंस शीट की टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखो 9, अरे यार 968,912, 968,912 बैलेंस शीट टैली हो रही है, ठीक है। मेरा इंटेंशन है आपको कुछ डिस्क्लोजर्स दिखाना। बेटा ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, थोड़ी सी नजर मार लो, रिलायंस की इनकम पता कर लो कि रिलायंस की इनकम कितनी है, रिलायंस की टोटल इनकम कितनी है देख लो। मैं जो ये ग्रीन कलर से कर रहा हूं हाईलाइट उसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 नंबर नोट। रिलायंस की इनकम ध्यान से देखो, रुपीज इन करोड़ में लिखा हुआ है। रिलायंस की इनकम है 3,50,880 करोड़। इन शॉर्ट 3.5 लाख करोड़, 3.5 लाख, 3,50,880 करोड़, तो 3.5 लाख करोड़। टेंटेटिवली 3.5 लाख करोड़, 3.5 लाख मतलब 50, करोड़ मतलब 70, तो 5 और 7 12 जीरो। ओ माय गॉड, ये रिलायंस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रिलायंस का प्रॉफिट देख लो, ये रिलायंस का प्रॉफिट है 30,903, तो 30,903 डिवाइड बाय 3,50,880, लगभग 8.8% का नेट प्रॉफिट दिखा रही है रिलायंस कंपनी। कितना नेट प्रॉफिट परसेंटेज? 8.8% नेट प्रॉफिट परसेंटेज। 30,903 उसका नेट प्रॉफिट है, 30,903 करोड़। कितना परसेंटेज हुआ? अगर 30,903 को डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 350,880 से, तो ये आएगा 8.8%, ठीक है। तो ये 8.8% का नेट प्रॉफिट रेशियो है उनका। वापस से नीचे कंपनी वही ऑडिटर्स जो साइन करते हैं,
कंपनी सेक्रेटरी कौन है? बाहरी कंपनी सेक्रेटरी के सेथुरमन कंपनी सेक्रेटरी, उसमें सावित्री पारेख ज्वाइंट कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ये डायरेक्टर्स के साइन जो होते हैं। ठीक है, हाँ कैलकुलेटर में पूरा फिगर नहीं आएगा। बहुत क्या है, हैवी फाइल है तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मैं आपको अब क्या दिखाना चाहता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देखने से अभी कोई मतलब नहीं है। इस पे आ जाओ बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स पे। ये देखो, कंपनी ने एक स्टेटमेंट डाला है और ये डालना जरूरी होता है। अगर आप एएस के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आपको एएस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट डालना पड़ता है। अगर आप इंड एएस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो आपको ये स्टेटमेंट डालना पड़ता है। क्या स्टेटमेंट डाला है कंपनी ने? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन प्रिपेयर्ड टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रूल्स नोटिफाइड अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब आपको ये दिखाना पड़ता है, आपको ये लिखना पड़ता है कि हमने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए बनाया है। ये स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं कंप्लायंस स्टेटमेंट, कि आप बताओगे ऐसा। ठीक है, ये आइए, ये आपके काम की चीज है। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की हैं उसकी समरी बताइए। ठीक है ना, उस समरी को बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले करंट असेट की डेफिनेशन ही बता दी, जो मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने भी वाला हूं। ये सेम करंट असेट की डेफिनेशन आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में सबसे पहले तो कॉपी पेस्टिंग कर दी कि करंट असेट की डेफिनेशन ये होती है। ऐसा क्यों बता रही है कंपनी? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमने करंट असेट क्या क्या माना है, करंट असेट नहीं माना, क्या नहीं माना है, वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया है हमने। ठीक है, फिर उन्होंने लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी दे दी। उन्होंने करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी दे दी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बता दिया। क्या बताया? कि भैया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम कॉस्ट पे रख रहे हैं। ठीक है ना, नेट ऑफ टैक्सेस वैक्सेस पे हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लैंड द कंपनी हैज अवेल्ड फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसिशन। ठीक है, ये मतलब जब इंडेस में कंपनी कन्वर्ट हुई, जब हमने पहली बार इंडेस बनाया तो लैंड को हमने फेयर वैल्यू पे दिखा दिया। हाँ, ये तुम्हारे काम का है। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड यूजिंग WDV मेथड on the depreciable amount except in case of certain assets from refining and petrochemical segment and SEZ unit developer which are depreciated using straight line method। मतलब कंपनी अपने मैक्सिमम असेट्स के ऊपर WDV लगाती है, पर कुछ पेट्रोकेमिकल असेट्स हो गई, रिफाइनिंग सेगमेंट हो गया उनका, सेज यूनिट हो गए, उनके ऊपर जो असेट्स हैं वो SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाती हैं। ठीक है, मैं वही चीजें दिखाऊंगा जो चीजें कहीं ना कहीं आपने अकाउंट्स में या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा होगा और आपने सोचा होगा यार ये चीजें सच्ची मुच्ची फॉलो होती भी हैं कि नहीं होती हैं। ये आ जाओ, इंटेंजिबल असेट्स के बारे में। amortized on a straight line basis over the period of expected useful life। AS26 बोलता है कि आप अपने इंटेंजिबल एसेट्स को अमोटाइज करो दो तरीके में, या तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रोपोर्शन में, फर्स्ट प्रायोरिटी। नहीं समझ में आ रहा तो SLM। रिलायंस ने भी SLM लगा दिया। बताओ, मतलब रिलायंस के सीए ने भी सोच लिया यार छोड़ो यार, कौन लगाएगा प्रोपोर्शन में, हटाओ, कौन लगाएगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में, उसके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करो, उसका पूरा लिस्टिंग बनाओ, उसकी एक्सपेक्टेशन का डिस्क्लोजर दो, छोड़ो बाढ़ में जाए, SLM कर दो। मतलब रिलायंस जैसी कंपनी भी SLM फॉलो कर रही है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 साल की लाइफ मानी है। टेक्निकल नो हाउ को उन्होंने 5 से 35 साल का लाइफ माना है। ठीक है ना, ऐसे करके। ये नोट्स, ये कंपनी के नोट्स आ गए।
आप मुझसे कोई कोई पूछ रहे थे ना सर नोट्स में प्रोविजन दिखता है कि नहीं दिखता है, ये देखो प्रोविजन के बारे में उन्होंने क्या बोला है। प्रोविजन आर रिकॉग्नाइज व्हेन द कंपनी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हमारी जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है तो हमने रिकॉर्ड किया है प्रोविजन को। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग AS 11 जो आप में ग्रुप 1 में होता है उनके ट्रांजैक्शंस का भी डिस्क्लोजर दिया है। आपने बहुत सारे AS में पढ़ा होगा, बहुत सारे AS के अपने अपने अलग अलग डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो ये सब डिस्क्लोजर्स हैं। इन्वेंट्रीज पे आ जाओ, ये देखो आइटम्स ऑफ इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑब्सोलेंस। भैया वो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे बुक कर रहा है इन्वेंट्री को, पर हां अगर बाय प्रोडक्ट होगा तो बाय प्रोडक्ट को हम वैल्यू करेंगे NRV पे, कॉस्ट पे नहीं। बाय प्रोडक्ट को हमेशा NRV पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में डिस्क्लोजर दिखा दिया। तो ये उनके नोट्स टू अकाउंट्स हैं। आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अर्निंग्स पर शेयर पे डिस्क्लोजर दिखा दिया। कुछ कुछ चीजें आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो CA इंटर में होते हुए नहीं समझ में आएंगी, फाइनल में ही समझ में आएंगी। अगर आपको कुछ जानना है और तो पूछ सकते हो मुझसे। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स देखो, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से देखो। कंपनी ने डिबेंचर्स खरीदे हैं। डिबेंचर्स खरीदे हैं किसके? 9% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, क्या नाम है उसका? जियो डिजिटल फाइबर प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए रिलायंस इंडस्ट्री को। अरे सीधी बात है, उस प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत होगी तो क्या किया, उस प्राइवेट कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए। किसको? अपने होल्डिंग कंपनी को। सर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। और ये नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा 9% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड। सर ये जियो के रिलेटेड ही कंपनी ने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बना दी है जियो रिलेटेड ही। कुछ का कुछ काम होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का रिसर्च बेस्ड काम होगा, किसी का सेल बेस्ड काम होगा, किसी का टेस्टिंग बेस्ड काम होगा, ऐसा। तो कंपनी ने कुछ अनलिस्टेड डिबेंचर्स परचेज किए हैं। कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी परचेज की हैं। 6 years नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज किए हैं। कंपनी ने अपनी कुछ एसोसिएट कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए हैं। किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के, ये सब। इसके अलावा कंपनी ने गुजरात केमिकल्स के शेयर्स परचेज किए हैं, इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन के किए हैं, रिलायंस यूरोप लिमिटेड ऑफ स्टर्लिंग पाउंड के किए हैं, जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट, वडोदरा इन्वायरो केमिकल, ये सब उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं। इनके शेयर्स की लिस्ट, इन्वेस्टमेंट्स की लिस्टिंग है इतनी बड़ी, इतने सारे शेयर्स, ओ माय गॉड। कंपनी की सब्सिडरी कौन सी है? देखो, इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। देख के हैरान हो जाओगे मेरे भाई, हो क्या रहा है ये, इतनी सारी सब्सिडरी कंपनीज। रिलायंस की सब्सिडरी कंपनीज देख लो। आपने पढ़ा होगा कि 1-2 सब्सिडरीज होती हैं, यहां तो मतलब गजब हो गया, गजब। अभी खत्म नहीं हुआ, अगले पेज पे भी जा रहा है। ये इन द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, एक तो इक्विटी खरीदा है फिर प्रेफरेंस भी खरीदा है, वाह। ये सब सब्सिडरी कंपनीज हैं। आपको पता था इतनी सारी रिलायंस के नाम से सब्सिडरी कंपनीज हैं? रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड,
रेडिसिस कॉर्पोरेशन, रिलायंस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस ईथेन, रिलायंस गैस, रिलायंस ग्लोबल, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिडल ईस्ट, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, O2C, रिलायंस रिटेल वेंचर, साइबर स्ट्रेटेजिक वेंचर इंडस्ट्रीज, उरुगुवे, अलग 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 इंडस्ट्रीज। सर ईपीएस का डिस्क्लोजर नोट्स में क्यों है? ये तो फिर ईपीएस का जो फिगर होता है वो फेस पे होता है, पर ईपीएस को निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो तो डिस्क्लोजर पे होगा ना। मैं आपको दिखा देता हूं, ईपीएस का डिस्क्लोजर फेस पे ही है, बता रहा हूं। ये देखो, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, मैं झूठ नहीं बोलता, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस और ये तुम्हारी अर्निंग पर शेयर, मैंने येलो ऑलरेडी किया हुआ है। ये रिलायंस के अर्निंग पर शेयर, बेसिक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और उसके लिए उन्होंने दिखाया कि भैया नोट नंबर 31 में चले जाओ, आपको इसका डिस्क्लोजर मिलेगा। ऐसा तो फेस पे दिखाया है, पर उसके बारे में जो बातें बताई हैं वो डिस्क्लोज करके बताई हैं अलग से। ठीक है, रिलायंस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रेवेन्यू कहां कहां से आता है, अब आपको मालूम पड़ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू कहां कहां से आता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका रेवेन्यू कहां कहां से आता है। रिफाइनिंग बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ऑयल एंड गैस और अदर्स, और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज। ये इस रिलायंस इंडस्ट्री की इनकम है अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, दैट्स इट बेटा, ये इंपॉर्टेंट दिखाना था मुझे आपको। ये देखो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर दिया है। क्या बोला इन्होंने? COVID-19 has significant impact on business operation of the company. Further, there is a substantial drop in the oil price accompanied with unprecedented demand destruction. The company, based on its assessment, has determined the impact of such exceptional circumstance on its financial statement, and the same has been disclosed separately. Exceptional items. कंपनी को जो भी नुकसान हुआ ऑयल प्राइसेस के डाउन से, तो कंपनी ने वो नुकसान को एक्सेप्शनल आइटम में दिखाया। 4 to 4-5 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ, जिसके ऊपर उनका टैक्सेस का भी इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम्स की लिस्ट में का एक डिस्क्लोजर दिया है कोविड-19 रिलेटेड। बाकी ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डिस्कस करने की जरूरत है आपके साथ। इंपॉर्टेंटली मुझे बताना था कि ये जो हम चीजें पढ़ते हैं वो एक्चुअली में रियलिटी में फॉलो भी होती हैं बेटा, तो चीजों को हल्के में मत लिया करो कि अरे क्या है, ऐसा बनता भी होगा कि नहीं बनता होगा, सब बनता है। ये कंपनी के कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, लगभग वही है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस दैट्स इट। दिस वाज रिलायंस का बैलेंस शीट, दिस वाज रिलायंस का बैलेंस शीट। ठीक है, ये रिलायंस का बैलेंस शीट हो गया।
मैंने आपको क्या क्या नहीं करवाया अभी आज की क्लास में, क्या क्या चीज़ें हैं ये अपने को इंपॉर्टेंटली बेटा पढ़ना है। एक तो करंट असेट की डेफिनेशन और एक करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा लग रहा हो कि जय सर बहुत स्लो चल रहे हैं, स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, आपको थोड़ा स्लो मिलेगा ही मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं स्टार्टिंग के 5-6 क्लासेस 7 क्लासेस तक थोड़ा सा स्लो जाता हूं, क्योंकि जरूरी है स्लो चलना, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं स्लो चलना पसंद करता हूं। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब मैं आपके साथ जैसे एनुअल रिपोर्ट डिस्कस कर रहा हूं तो यार थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए थोड़ा सा जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरा अप्रोच क्या है। शुरुआत के कुछ क्लासेस आपको लगेगा कि हमने तो कोई चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, ऑब्वियसली हमने चैप्टर पूरी तरीके से कोई स्टार्ट किया नहीं, हम शेड्यूल 3 पे ही अपना टाइम दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, शायद अगली क्लास में जाके हमारा शेड्यूल 3 कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट पे डिस्कशन नहीं किया, अभी हमने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन पे डिस्कस नहीं किया, जबकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सर क्या आप फर्स्ट चैप्टर का मार्क्ड नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दोगे? फर्स्ट चैप्टर मतलब ये बोल रहे हो क्या? फर्स्ट चैप्टर मतलब ये शेड्यूल 3 बोल रहे हो क्या? तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये इंपॉर्टेंटली रीड करके आना है, करंट एसेट का डेफिनेशन, करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन और ये ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन। नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन मैं पढ़ा देता हूं। Operating cycle of an entity is the time between acquisition of asset for processing and their realization in cash or cash equivalent. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be 12 months. सर आपके नोट्स कैसे मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नालायक बच्चों मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, आज नहीं बोला, पिछले 2 लेक्चर से बोल रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर मैंने नोट्स डाल के रखे हैं, क्लिक हेयर फॉर पीडीएफ नोट्स। आप जैसे ही क्लिक करोगे गूगल ड्राइव में आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास वर्क बुक, आंसर बुक, क्वेश्चन बैंक और ट्रम्प के मैंने कुछ सैंपल नोट्स डाल के रखे हैं, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो भी नोट्स उसमें हैं। ठीक है, हाँ मुद्दे पे आओ बेटा। ऑपरेटिंग साइकिल, जल्दी मुझे पढ़ के बताओ ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन क्या है। आज क्लास खत्म करने से पहले अपने को कुछ कुछ डिस्कशन करके जाना है, जल्दी बोलो ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग बोलो जल्दी, कोई मुझे समझा दे ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि यार शेड्यूल 3 तो हमने ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर से? अब बताओ कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन पढ़ के बताओ जल्दी, आई एम वेटिंग। कोई नहीं बता रहा, सब नालायक, कोई नहीं बता रहा। Period of holding in period of holding of asset in which it used by company for economic benefit. Operating cycle,
बेटा ऑपरेटिंग साइकिल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि सपोज आज हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट रखा है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, अगर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो हम इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से क्या खरीदेंगे, हम इससे खरीदेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है ना, हम क्या खरीदेंगे, रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करेंगे, रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करेंगे तो ये बन जाएगा फिनिश गुड्स। क्या ये फिनिश गुड्स को हम बेचेंगे, बिल्कुल, क्या इमीडिएटली बिक जाएगा, नहीं, हम इसको स्टोर करेंगे, हम इसको स्टोर करेंगे और उसके बाद बन जाएगा ये, हम हो जाएगा ये सेल, एक सेकेंड, स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद क्या करोगे, आप इसको सेल करोगे तो फिर आपके ये क्या जनरेट होंगे, डेटर्स जनरेट होंगे और डेटर्स आपको कुछ टाइम बाद वापस से कैश दे देंगे। ये होती है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। आपके पास कैश रखा हुआ है, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको आपने प्रोसेस किया फिनिश गुड्स में, कुछ टाइम लग गया, फिनिश गुड्स को आपने स्टोर किया कुछ दिन तक और टाइम लग गया, फिर आपने वो बेच दिया डेटर्स को, बेचने में कितना टाइम लगा, डेटर्स ने आपको वापस पेमेंट किया, उसमें कितना टाइम लगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हर एंटिटी की अपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ठीक है ना, हर एंटिटी की अपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, हर एंटिटी की अपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। किसी एंटिटी की ऑपरेटिंग साइकिल 2 महीने भी हो सकती है, किसी एंटिटी की ऑपरेटिंग साइकिल 4 मंथ्स भी हो सकती है, किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स की हो सकती है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करना और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करना और कैश रियलाइज करना, वेरी गुड गणेश। सो डिपेंड करता है, हर कंपनी की अपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। अगर कोई कंपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं कर सकती, अगर कोई कंपनी अपनी ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं कर सकती तो अज्यूम कर सकती है कि उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की होगी, वो अज्यूम कर सकती है कि उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की होगी। आई बात समझ में कि नहीं? सो डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है। ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज डिफाइन होते हैं। करंट असेट और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आपको इसलिए पढ़ने को बोल रहा हूं क्योंकि कल आते साथ में सबसे पहले करंट असेट और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन ही आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और करंट असेट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आपको ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी करंट असेट करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन की, जो आपको रीड करके आनी है। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बता दिया कि ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल कि कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स से फिर उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको स्टोर किया, फिर सेल किया, फिर डेटर्स हुए, डेटर्स ने वापस कैश दिया। इस पूरे टाइम पीरियड में पूरा कैश से कैश कन्वर्ट हुआ, पूरा टाइम पीरियड कितना समय लग गया, 2 महीने 4 महीने वगैरह वगैरह, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपनी ऑपरेटिंग साइकिल क्या मानता हूं, जय चावला अपनी ऑपरेटिंग साइकिल क्या मानता है इन प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, तो मैं अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को 6 मंथ्स कंसीडर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं कि भाई मैं जो अपनी बुक्स प्रिंट करवाता हूं वो मैं 6 महीने के हिसाब से प्रिंट करवाता हूं कि चलो ठीक है यार, आने वाले 6 महीने के लिए मुझे कितनी बुक्स लगेंगी, उसके बाद मैं उन बुक्स को मैं लेक्चर्स को मेरे सेल होंगे, लेक्चर सेल होंगे तो लेक्चर सेल होने के बाद, एक सेकेंड बेटा मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, 1 सेकेंड, लैपटॉप चार्ज नहीं है, 1 सेकेंड रुक जाओ। ओके, सो जय चावला अगर अपनी ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा है तो जय चावला बोल सकता है कि यार मैं 6 महीने के हिसाब से बुक छपवा रहा हूं,
वो बुक्स मैं किसको देता हूं, वी स्मार्ट को दे देता हूं, क्योंकि सारे ऑर्डर्स किसके पास आते हैं, वी स्मार्ट के पास आते हैं। वी स्मार्ट के पास जब सारे ऑर्डर्स आते हैं तो वी स्मार्ट ऐसा नहीं है कि मुझे एक ऑर्डर आया तो उसका पैसा मुझे वी स्मार्ट ने मुझे उसका शेयर दे दिया। बेसिकली मेरा हिसाब 6-6 महीने में होता है कि 6 महीनों में कितनी क्लासेस वगैरह बिकी, कितने बुक्स सेपरेटली बिकी, 6 महीने खत्म हो गए, फिर फाइनली मैं वी स्मार्ट से हिसाब लेता हूं कि बताइए मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है बुक्स का और मेरा कितने ऑर्डर्स हुए हैं, उसके ऑर्डर्स के हिसाब से मुझे पेमेंट करिए। सो बेसिकली 6 महीने पहले मैं खर्चा कर लेता हूं अपनी बुक्स के ऊपर का, मैं अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, और 6 महीने के बाद मुझे फाइनली अपनी क्लासेस का मुझे जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है। तो बेसिकली आई कैन से कि जय चावला का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 6 महीने है, ठीक है ना, इट इज लाइक दैट। समझ आया, क्लियर हुआ? थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, 2 मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हमने बैलेंस शीट का स्टेटमेंट देख लिया है, हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अभी 5 मिनट में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेम ऑफ द कंपनी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि आप बाकायदा स्टेटमेंट बनाते हो, आप टी शेप में नहीं बनाते हो, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां पर आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो आपको बायबैक वाले चैप्टर में, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में, एक अमेलगमेशन वाले चैप्टर में, और एक कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में। यह भी बता दूं कि बायबैक में आपको सिर्फ बैलेंस शीट याद करने की जरूरत है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी बैलेंस शीट ही पूछी जाती है, अमेलगमेशन में भी बैलेंस शीट पूछी जाती है, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और पी&एल दोनों के फॉर्मेट आना हमें जरूरी है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पी&एल के फॉर्मेट से, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं, अभी के अभी कहीं ना कहीं नोट कर लो और अभी से ही माइंड में टारगेट बना लो कि आपके एग्जाम में ये जो 4 चैप्टर हैं ये बैलेंस शीट और शेड्यूल 3 और पी&एल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने अब भी जस्ट आपको रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया था, 3,50,000 समथिंग 3.5 लाख करोड़ जो रेवेन्यू दिखाया था, इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसमें मैंने आपको नोट्स में अलग से दिखाया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट नंबर आता है और नोट नंबर में दिखाया जाता है कि भाई सेल से कितना हुआ, सर्विस से कितना हुआ, जीएसटी कितना रिकवर हुआ वो माइनस कर दो। तो बेसिकली आपका ये ग्रॉस दिखता है, ये आपका ग्रॉस दिखता है। अगर आप इसके अंदर दिखाना चाहते हो कि आपके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग अलग सोर्सेस से कैसे हुए, तो आप कैसे दिखाओगे, आप इसका नोट बनाओगे और नोट बना के अलग से दिखाओगे कि सेल से कितना हुआ, अलग अलग सेगमेंट से कितना हुआ, वगैरह वगैरह। रिलायंस का आपने अभी देखा था, पेट्रोकेमिकल सेगमेंट अलग था, रिफाइनिंग सेगमेंट अलग था, फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट अलग था, ऐसा करके, ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है AS9 AS7, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो रेवेन्यू के बेस पर 2 स्टैंडर्ड आपके काम आते हैं, वो होता है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन और दूसरा AS7 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के दोनों स्टैंडर्ड आपके सीए इंटर के ग्रुप 2 में होंगे। तो मैंने एएस का नाम जानबूझ के लिखा है ताकि इस आइटम से रिलेटेड कोई एएस अगर है तो मैं आपको बता दूं। बहुत देर से किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है, या तो बच्चे बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं, या तो बच्चों को कोई डाउट नहीं है, या तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, या तो बाउंसर जा रहा है। चलो लेट्स सी। उसके बाद अदर इनकम। सर अदर इनकम में क्या आता है? अदर इनकम बेसिकली जो कंपनी का मेन ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे बैंक से इंटरेस्ट आ गया, जैसे डिविडेंड इनकम आ गया, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ गया, अगर कंपनी का वो इनडायरेक्ट नेचर का इनकम हुआ तो इनडायरेक्ट नेचर के इनकम्स आपके अदर इनकम्स होते हैं। ये हो गया आपका टोटल इनकम जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हो गया आपका टोटल इनकम जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब आते हैं अपन एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। ये एक्सपेंसेस की जितनी भी लिस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेंसेस का फॉर्मेट किस पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये आपको इसी सीक्वेंस में ही याद करना है।
यस, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में याद रखना है, आपको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, सीक्वेंस सेम फॉलो करना है। पहला आइटम क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है। आई एम वेटिंग नाउ। अब आपकी बारी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जल्दी मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। जल्दी मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। स्मिता कौर ने बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। स्मिता गलत, रॉन्ग आंसर। पूरी तरीके से रॉन्ग तो नहीं बट यस रॉन्ग। अजय, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। किसका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग? एक्चुअली जो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये हेडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए आएगी जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है उनके लिए ये हेडिंग किसी काम की नहीं है। ये हेडिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हेडिंग बेसिकली रॉ मटेरियल के लिए है, जिसमें आप ये दिखाते हो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना किया, और आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेरी गुड अतुल शर्मा, वेरी गुड। ठीक है। सेकेंड हेडिंग इज परचेज। सर अगर फर्स्ट वाली हेडिंग में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया तो इसमें क्या परचेज है? देखिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ए में और बी में क्या डिफरेंस है? पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में क्या डिफरेंस है? जल्दी सोच के बताओ। पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में क्या डिफरेंस है? मुझे कोई बताए सोच के। पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में क्या डिफरेंस है? पॉइंट नंबर ए में और पॉइंट नंबर बी में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जितने के रॉ मटेरियल यूज किए फिनिश गुड्स बनाने में, उसका कॉस्ट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ट्रेडिंग कंपनीज के लिए। वेरी गुड निधि। पॉइंट नंबर ए वॉज अबाउट रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर ये जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, दिस इज फॉर ट्रेडिंग कंपनीज, जो गुड्स खरीद के बेच देते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज। ये ट्रेडिंग कंपनीज के लिए है। और दोनों पॉइंट में एक और डिफरेंस है। ऊपर पॉइंट नंबर ए मटेरियल कंज्यूम्ड है, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जबकि पॉइंट नंबर बी सिर्फ और सिर्फ परचेज है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का कोई मिक्सचर नहीं है। क्योंकि पॉइंट नंबर सी में आइए, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर स्टॉक इन ट्रेड, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। ये कोई पॉइंट बताएगा सी नंबर क्या होता है? चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री, वो भी कौन सी वाली इन्वेंट्री? या तो फिनिश गुड्स
या तो स्टॉक इन ट्रेड अगर आप डायरेक्ट खरीदते हो बाहर से, या तो WIP। सर रॉ मटेरियल कहां गया? रॉ मटेरियल का हमने ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट नंबर ए में दिखा दिया, ठीक है ना। जबकि चेंजेस इन इन्वेंट्री में हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं? फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड या WIP। मतलब हम इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वाली नहीं दिखा रहे हैं। अब ये चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब क्या? चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। वेरी गुड अजय, स्नेहल, सागर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है और मेरा ओपनिंग स्टॉक 6,000 है, तो ये 4,000 आएगा यहां पर आएगा 4,000। मेरा सवाल यह है कि जो 4,000 मैं यहां लिखूंगा वो फिगर पॉजिटिव में लिखूंगा कि नेगेटिव? मतलब मैं 4,000 सिर्फ लिख के छोड़ दूं कि मैं ये ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा, ये मुझे बताइए। मतलब ये बेसिकली मेरा पॉजिटिव फिगर है कि नेगेटिव फिगर है? ये बताइए 4,000 को मैं कैसे प्रेजेंट करूं? बच्चों वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइए, टाइम जा रहा है अपना। नेगेटिव में होगा ना सर? नेगेटिव, वेरी गुड। एक्चुअली देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखोगे, अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो यहां आप लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का, यहां आप लिखते हो ओपनिंग स्टॉक 6,000 का। इसको देखकर क्या फीलिंग आ रही है? इसको देखकर फीलिंग आ रही है कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब हमारा इनकम है, मतलब बेसिकली इनकम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम है, ठीक है ना। नेट कितना डिफरेंस है? 4,000 का, तो 4,000 का बेसिकली क्या हुआ? इनकम। पर आप इसको, इस इनकम को किस हेड में दिखा रहे हो? आप भूल गए, आप इसको दिखा रहे हो एक्सपेंस के कॉलम में। अगर आप किसी इनकम के आइटम को अपोजिट साइड दिखाओगे तो नेगेटिव ही दिखाओगे ना। आप किसी इनकम के आइटम को एक्सपेंस वाले कॉलम में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? ऑब्वियसली नेगेटिव में दिखाओगे। ये सारे फिगर्स पॉजिटिव में आएंगे, सी को छोड़कर बाकी सारे फिगर्स ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, बाकी सारे फिगर्स पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि सब एक्सपेंसेस हैं। पर इन एक्सपेंसेस में एक आइटम है जो इनकम का है। रजिया फंस गई गुंडों में, तो ये रजिया है बेचारी, ये रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है ना। ये गुंडे हैं सब, ये एक्सपेंस के आइटम सारे के सारे गुंडे हैं, ठीक है ना। इसमें रजिया फंस गई गुंडों में, ये बेचारी रजिया है जो इनकम की आइटम है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बेटा क्लियर है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मैंने बोला था कि आपको सीक्वेंस में ये याद रखना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकेंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सॉरी। तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ये सब आपका फाइनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? आप इसको बोल सकते हो AS 16 लगता है इस पे, बोरोइंग कॉस्ट,
बोरोइंग कॉस्ट। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इस पे क्या लगता है सर? AS10 एंड AS26। AS10 PPE डेप्रिसिएशन, AS26 इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। मतलब ऊपर के हेड को छोड़कर बाकी जो भी बच गया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, पोस्टेज, अदर कोई भी एक्सपेंस होगा, ऑडिटर फीस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ये सब आपके अदर एक्सपेंस में जाते हैं। ठीक है, सो दिस एक्सपेंस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अच्छे से बता नहीं पाते। ठीक है ना, आपको अच्छे से बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंस के हेड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो देयर आर ओवरऑल 7 आइटम्स, देयर आर ओवरऑल 7 आइटम्स इन द एक्सपेंस कॉलम। पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। दूसरा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओनली एंड ओनली अगर आपकी कोई ट्रेडिंग कंपनी है। तीसरा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स और WIP। चौथा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। पांचवा, फाइनेंस कॉस्ट। छठा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सातवां, अदर। ठीक है, बाकी चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूं। सर हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? टेक्निकली देखा जाए तो आज की क्लास में हमने ज्यादा फोकस किया रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट पर, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा कि यार आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिखाना जरूरी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपको पता होना जरूरी है कि रिलायंस या किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये सच्ची मुच्ची दिखती भी है कि नहीं दिखती है? तो दिखती है, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका हमने आंसर आज डिस्कस किया, वो बहुत जरूरी था डिस्कस करना सभी बच्चों के लिए। इसके बाद हमने ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया, जो कि अभी आधा डिस्कस हुआ है बट मेजरली डिस्कस हो गया है। ठीक है, चलो, तो मेरा मानना है कि अभी तक के लिए आपका आज के लेक्चर में इतना जो कंटेंट हुआ है वो सफिशिएंट है। अगले क्लास में वी विल बी एबल टू कंप्लीट शेड्यूल 3 प्रॉपरली। हम शेड्यूल 3 अगली क्लास में अच्छे से कवर अप कर लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आप चाहो तो अगली क्लास में जितना भी पढ़ के आना चाहो तो पढ़ के आ सकते हो, एटलीस्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन जरूर पढ़ के आना। थैंक यू सो मच बेटा, अभी के लिए इतना ही। आज से लेकर सारी क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं। मेरे बाद पवन सर की क्लास होगी, पवन सर के बाद पवन सर की EIS की क्लास होगी, EIS की क्लास के बाद पवन सर की क्लास के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग FM की क्लास होगी। यस, आपकी FM की क्लास होगी। ठीक है ना, मोहित जैन सर की क्लास होगी और FM की क्लास के बाद आपका थोड़ा सा बीच में ब्रेक होगा और उसके बाद रवि टाउरी सर की ऑडिट की क्लास होगी लगभग 2 बजे के आसपास, 2 या 2:15 के आसपास। तो आप बाकी सारी क्लासेस को भी जरूर एक बार ज्वाइन करिए और आपका पूरा सीक्वेंस बनता जाएगा। चारों क्लासेस आपकी लाइव हो रही हैं। रिजल्ट आने तक आपका लगभग 20 से 30% कोर्स डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज किस किस तरीके से होगा। EIS के पहले कुछ लेक्चर्स चलेंगे और वो लेक्चर्स खत्म होने के बाद विजय साडा सर SM स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही FM की क्लास आपकी मोहित जैन सर की चलेगी 11 साढ़े 11 के आसपास, आई थिंक 11:30 बजे, 11:30 या 11:45 पे मोहित जैन सर की कुछ दिन क्लास चलेगी। उसके बाद पवन सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, मोहित जैन सर इज विद अस। मोहित जैन सर, गुड मॉर्निंग सर। सो मोहित जैन सर से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मोहित जैन सर अभी अपने साथ ही हैं, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो मोहित जैन सर ने कमेंट किया हुआ है। सर गुड मॉर्निंग, आपकी क्लास कितने बजे सर? बच्चे पूछ रहे हैं। अतुल शर्मा ने आपकी क्लास का टाइमिंग पूछा है। सर आपके लेक्चर्स के लिए कितना स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है सर? प्लीज क्लैरिफाई। ICPC ओल्ड सिलेबस का क्या होगा सेकंड ग्रुप का? विद्या, IPCC ओल्ड सिलेबस के लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करो 7887788705। विद्या आप मुझे पर्सनली मैसेज करो। मैं विद्या, मुझे याद है आप मेरी पिछली AS की क्लास में साथ थे, मुझे नाम याद रहता है, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मोहित सर कह रहे हैं कि विल कम एट 11:40 एंड टेल देम अबाउट नेक्स्ट शेड्यूल। ओके, सो मोहित जैन सर 11:40 से आएंगे और आपको आपका अपना अगला शेड्यूल बताएंगे 11:40 पे आके कि उनकी क्लासेस कैसे कैसे कंडक्ट होने वाली हैं। ठीक है ना, तो 11:40 पे मोहित जैन सर की FM की क्लास होगी। मोहित जैन सर की क्लास से पहले आपकी EIS की क्लास होगी पवन गांवकर सर की। मोहित जैन सर की क्लास के बाद आपकी लगभग 2 सवा 2 बजे रवि टाउरी सर की क्लास होगी। ठीक है, चलो मोहित सर बाय बोलिए सभी बच्चों को।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के एंड में इंस्टा का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, मुझे फॉलो करने के लिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए नहीं, वे इंस्टा पे डाउट्स मत पूछना, और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूं। जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, आप चाहो तो मैं अपने पीडीएफ नोट्स को टेलीग्राम पे भी डाल सकता हूं, ठीक है ना, सैंपल नोट्स को, तो आप वो जरूर ज्वाइन कर लें, और इंस्टा का लिंक भी है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर।